नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली। हमारी स्पेशल रिपोर्ट सूदखोरी का शिकंजा में स्वागत है आप सभी का। कहते हैं जरूरत और परिस्थितियां लोगों को मजबूर बनाती है। ऐसी मजबूरी कि लोग सूदखोरों के चंगुल में फंसते चले जाते हैं और फिर शुरू होता है सूदखोरों की मनमानी का खेल। ऐसा खेल जो बेबस लोगों की जिंदगी उजाड़ देता है। आज हम मध्य प्रदेश के 4 महानगरों से सूदखोरों के जाल की एक एक परत से आपको रूबरू करवाएंगे। देखिए भोपाल से ये रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रहे इस मकान में कभी एक परिवार हंसते मुस्कुराते हुए रहा करता था। आज इस मकान को ताला लगाकर बंद कर दिया गया। राजधानी भोपाल के आनंद विहार में ये परिवार संजीव जोशी का है। संजीव की ऑटो पार्ट्स की छोटी दुकान ही सही, लेकिन परिवार को पालने के लिए आय का जरिया हुआ करती थी। लेकिन पहले से ही खस्ता हाल माली हालत और फिर कोरोना संक्रमण के दौर ने संजीव की आर्थिक स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया था। मजबूरी को देखते हुए संजीव ने कर्ज लेने का फैसला किया, लेकिन किसे क्या पता था कि ये कर्ज उस पर ही और उसके पूरे परिवार पर भारी पड़ने वाला है। संजीव ने इलाके के ही एक रसूखदार सूदखोर महिला से रकम उधार ली। आर्थिक तंगी से संजीव की स्थिति ऐसी थी कि कई बार रकम चुकाने की तारीख भी निकल जाया करती थी। ऐसे में रसूखदारों की नजर संजीव की संपत्ति पर पड़ी और सरेआम जिल्लत और पल पल की प्रताड़ना का ऐसा घिनौना खेल सूदखोर गैंग ने इस परिवार के साथ खेला कि पूरे परिवार ने एक साथ जहर पीकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। संजीव ने घर बनाने के लिए बैंक से लोन ले रखा था। हर महीने 35,000 रुपए किश्त जाती थी। आमदनी नहीं होने पर संजीव ने बबली, राजू राय, लक्ष्मी राय, ममता शर्मा से कर्ज लिया था। ये कर्ज भी 2% ब्याज पर लिया गया। बाद में सूदखोर ब्याज बढ़ाते गए। हालात ये हो गए कि हर हफ्ते 10,000 रुपए ब्याज मांगने लगे। बबली शर्मा 2 लाख रुपए के हर हफ्ते 10,000 रुपए ब्याज ले रही थी, जबकि संजीव उसका पूरा पैसा अदा कर चुका था। बावजूद सूदखोरों की मांग जस की तस बनी रही। लिहाजा प्रताड़ना से तंग आकर 2 बेटियों समेत अपनी मां और पत्नी के साथ आत्महत्या का रास्ता चुना। इस कांड ने सूदखोरों के माफिया जाल को बेनकाब कर दिया। रसूखदारों की मनमानी के चलते कैसे आशियाने मिट जाया करते हैं और वो आशियाने कैसे मकानों में तब्दील हो जाते हैं, उसकी कहानी आज हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये जो घर है ये कभी संजीव जोशी का यहाँ पर हुआ करता था। इस परिवार में 5 लोग यहाँ पर रहते थे। इनकी बीवी यहाँ पर रहती थी, 2 बच्चियाँ यहाँ पर थी, संजीव थे और संजीव की माँ थी। लेकिन रसूखदारों की जो यहाँ पर यूँ कहा जाए कि इतनी ज़बरदस्त रूप से इनको प्रताड़ना यहाँ पर दी गई और जिस प्रकार से सूदखोरों ने इनको यहाँ पर लगातार प्रताड़ित किया, उसके चलते इन्होंने अपने पूरे परिवार के समेत आत्मलीला यहाँ पर समाप्त कर ली और खुदकुशी कर अपने आप को मौत के हवाले यहाँ पर कर दिया। एक दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ कि 5 लोग, एक ही परिवार के 5 लोग यहाँ पर आत्महत्या के लिए मजबूर यहाँ पर हो जाते हैं और ये किन्हीं और की वजह से नहीं बल्कि उन सूदखोरों की वजह से यहाँ पर होते हैं जो बेलगाम हो चुके हैं, जिनकी शिकायतें यहाँ पर की जाती है लेकिन सुनवाई नहीं होती। लोग गुहार यहाँ पर लगाते हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसे कई और भी लोग हैं जिन्हें आज भी मदद की यहाँ पर ज़रूरत है। वो गुहार यहाँ पर लगा रहे हैं कि सूदखोर अपनी मनमानी के चलते ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके परिवार को भी निस्तनाबूद करने पर तुले हुए हैं। वैसे सूदखोरी के लिए कानून में प्रावधान किए गए हैं। पंजीकृत साहूकार ही ऋण देने का काम कर सकता है। राजधानी भोपाल में पंजीकृत साहूकारों की संख्या भी 2,500 है, लेकिन असली कारोबार तो गैर पंजीकृत सूदखोर ही कर रहे हैं, जो शासन के किसी भी नियम कायदे को नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। शिकायत के बाद भी अक्सर अधिकारी आंखें मूंदे रहते हैं, जिसका लाभ सूदखोर उठाते हैं। और यही वजह है कि भोपाल में सूदखोरी की वजह से हंसता खेलता जोशी परिवार बर्बाद हो गया। एक अलग से एक गैंग चल रही है जिसका नाम हम कहेंगे कि सूदखोर माफिया। ये माफिया पूरे प्रदेश भर में इस समय समझे कि आप वार्ड मोहल्ला में तैनात हैं और चूंकि इनके पास सरलीकरण होता है, सरलीकरण के साथ ये आम जनता को, आम नागरिकों को लुभाते हैं।
हमारे पास भी कई ऐसे मामले आते हैं, वो कहते हैं भाई हमको जो है ब्याज पे पैसा चाहिए, हमारी व्यवस्था कराइए। तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आप जो पंजीकृत बैंक हैं, आप बैंकों के पास जाइए, वहां से लीजिए, इनके चुंगल में ना फंसिए। साहूकारी का जो लाइसेंस देने का जो डिपार्टमेंट है वो नगर निगम भोपाल है। यहाँ पर लगभग 2500 पंजीकृत साहूकारी लाइसेंस जारी हुए हैं, लेकिन इनसे लगभग आप ये कहेंगे कि 2 गुना अधिक अवैध रूप से साहूकारी का लाइसेंस पर जो है अवैध रूप से सूदखोरी चल रही है। गैर पंजीकृत सूदखोर रसूखदार माफियाओं के सामने कानून भी बौने साबित हो रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सूदखोरी को लेकर सरकार ने अब तक क्या किया है। साहूकार अधिनियम 1934 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। एक मामले में अगस्त 2017 में साहूकारों के लाइसेंस निरस्त कर कर्ज को शून्य किया गया। राजस्व विभाग ने साहूकारी अधिनियम में संशोधन का मसौदा तैयार किया। मसौदा तैयार करने के बाद केंद्र सरकार को भेजा गया। चुनावी समय के कारण केंद्र और राजस्व विभाग के बीच मामला फंस गया। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ सीएम बने। कांग्रेस सरकार ने गैर पंजीकृत साहूकारों से लिए गए समस्त ऋण को शून्य घोषित करने की घोषणा की। कैबिनेट ने विधेयक का प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पर समय से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। केंद्र सरकार से अनुमति के बाद विधानसभा ने साहूकारी अधिनियम में संशोधन विधेयक पारित किया। क्या है साहूकारी अधिनियम? गैर पंजीकृत साहूकार ब्याज पर ऋण देने का कारोबार नहीं कर पाएगा। 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। गैर पंजीकृत साहूकारों के एसटी वर्ग को दिए गए ऋण को शून्य घोषित किया गया। ऋण देने के लिए जो वस्तु या दस्तावेज गिरवी रखे गए हैं वे भी लौटाने होंगे। अधिनियम प्रभावी होने के बाद जबरन वसूली का मामला आने पर जमानती अपराध दर्ज होगा। ग्राम सभा तय करे उस क्षेत्र में साहूकारी व्यवसाय नहीं होगा तो कलेक्टर साहूकारी लाइसेंस नहीं देंगे। इस संबंध में हम लोगों ने एक स्पेशल नंबर भी जारी किया है जिस पे कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत कर सके। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने जितने भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं उन सब के पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो निर्धारित ब्याज दर से ज़्यादा दर पे किसी को रकम न दे रहे हों, और साथ ही साथ ये भी प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं तो उस पर भी हम लोग कठोर कार्रवाई करें। तमाम नियमों और कानूनों के बाद भी प्रदेश में सूदखोरों का माफिया जाल पनप रहा है। मजबूरी का फायदा उठाकर रसूखदार साहूकार दीमक की तरह बेबसों को खा रहे हैं। इनकी शिकायतों का आंकड़ा भी कम नहीं है तो कार्रवाई की हकीकत अफसरों की गहरी नींद की गवाही देती है। जोशी परिवार की मौत के जितने जिम्मेदार सूदखोर हैं उतना ही गैर जिम्मेदार सिस्टम भी है। शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। तो इधर इंदौर में भी सूदखोरों ने अपना जाल बुन रखा है। शहर में सूदखोर गैंग मजदूरों और निम्न वर्ग के लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इंदौर शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सूदखोरों ने मकड़जाल बना रखा है। ऐसे में पुलिस सूदखोरों को अधिनियम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई तो करती है, लेकिन साठगांठ के बाद फिर से बदमाश सूदखोरी का काम शुरू करने लग जाते हैं। विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में बहुत तेजी से गरीब तबके के लोग सूदखोरों का शिकार हो रहे हैं। जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन, दोनों ही जगहों पर अधिकारियों के पास आए दिन सूदखोरों की शिकायतें आती रहती हैं। ऐसे में जिन्हें पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ऐसे मजबूर लोग सूदखोर के सॉफ्ट टारगेट होते हैं। कई प्रतिशत ब्याज पर रुपया दिया जाता है और फिर मूल रकम मिल जाने के बाद ब्याज के रुपए के लिए उन पर अलग अलग तरीके से दबाव बनाया जाता है और पीड़ितों से पैसे ऐंठे जाते हैं। लेकिन एक समय के बाद जब लोगों के पास रुपए खत्म हो जाते हैं या उन्हें रुपए नहीं दे पाते तो उन्हें अलग अलग तरीके से धमकाया जाता है। आपको हम आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि इंदौर में सूदखोरी किस तरीके से होती है और किस तरह से लोगों को इसमें फंसाया जाता है, किन इलाकों में सबसे ज्यादा सूदखोरी होती है और पिछले 5 साल के पुलिस रिकॉर्ड सूदखोरी के मामले में क्या कहते हैं। ज्यादा शिकायतों वाले इलाकों में मालवा मिल, पंचम की फेल, रुस्तम का बागीचा, लाला का बागीचा, परदेसीपुरा, भागीरथपुरा, कल्याण मिल, आजाद नगर, मूसा खेड़ी, मयूर नगर, कबीट खेड़ी और पाटनीपुरा शामिल है। और अब आइए आपको बताते हैं कितने प्रतिशत ब्याज में रकम दी जाती है। 2% से लेकर 40% तक सूदखोर ब्याज पर पैसे देते हैं। मूल रकम मिल जाने के बाद भी ब्याज वसूलते हैं। शादी, गंभीर बीमारी या बहुत ज्यादा कर्ज वालों को टारगेट बनाया जाता है।
क्या कहते हैं पुलिस रिकॉर्ड? पिछले 5 सालों में सैकड़ों की संख्या में सूदखोरी के मामले सामने आए। ब्याज की रकम न दे पाने पर घरों पर कब्जा कर लिया जाता है, मारपीट और धमकी दी जाती है। इंदौर के अलग अलग क्षेत्रों में कई लोग सूदखोरों से परेशान हैं। कुछ लोगों ने इलाज के लिए पैसा लिया था, तो कुछ लोगों ने घर में बेटी की शादी के लिए ऐसे लोगों से पैसा उधार लिया था, या फिर कोई बहुत ज्यादा मुसीबत में था तब इन लोगों से ब्याज पर पैसे उधार लिए थे। नियमों के मुताबिक तो लाइसेंस के आधार पर सिर्फ 2% तक ही ब्याज पर पैसे दिए जा सकते हैं, लेकिन सूदखोर 40% तक ब्याज पर पैसा देकर लोगों को मरने के लिए अधर में छोड़ रहे हैं। पीड़ित लोगों का कहना है कि वो कई बार पुलिस थाने के चक्कर काट चुके हैं, हर स्तर तक मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी ने 1 लाख उधार लिया तो किसी ने 50,000, लेकिन अब तक ये लोग मूल रुपए से अधिक ब्याज दे चुके हैं। फिर भी सूदखोर उनसे लगातार ब्याज की मांग कर रहे हैं और मूल देने की भी मांग कर रहे हैं, और नहीं देने पर उनके साथ मारपीट या कुख्यात गुंडों के नाम की धमकी देते रहते हैं। सूदखोर से हमने 50,000 रुपए लिए थे, तो 50,000 के 70,000 हम दे चुके, और आज भी सूदखोर 50,000 और मांग लिया है, जो कि 10% के हिसाब से लिए थे। पैसा मैंने 70,000 उनको दे दिया, अब 50,000 और मांग लिया, परेशान कर दिया। 1 लाख रुपए लिया था बेटी की शादी के लिए, तो जो है उन्होंने जो है 1 लाख के हम 1.5 लाख दे चुके हैं, और जो है बोलते हैं कि अभी जो है आपको 1.25 लाख रुपए और देना पड़ेगा। तो सर हम पुलिस वालों के पास भी गए थे सर, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है सर। सूदखोरों को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 70% ऐसे मामले थाने में आते हैं, और फिर ऐसे बदमाशों को बुलाया जाता है जो ज्यादा रुपए लेने या फिर लोगों को धमकाने के मामले में शामिल होते हैं। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। कई लोग मामले में आपसी राजीनामा कर लेते हैं, नहीं तो पुलिस अधिकतर केस में सूदखोर अधिनियम के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। नियमों के अनुसार ब्याज पर रकम वही दे सकता है जिसके पास लाइसेंस है। कोई और बिना लाइसेंस के रकम देता है तो वो अवैधानिक माना जाता है, और पुलिस लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इंदौर जोन के आईजी हरिनारायणचारी मिश्र के मुताबिक पिछले दिनों पुलिस ने बड़े पैमाने पर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की है। पिछले दिनों पुलिस ने संगठित अपराधों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाइयां सुनिश्चित की हैं, और इस कार्रवाई के क्रम में अगर हम देखें तो लगातार उस हर संगठित गिरोह पर पुलिस ने वार किया है, कड़े प्रहार किया है, जो कि आम व्यक्ति को किसी भी तरीके से उसके लिए चुनौतीपूर्ण है। इस मामले में जो सूदखोर हैं और इस तरह से जो लोगों से काफी ऊंचे दामों पर उनको सूदखोरी के लिए प्रेरित करते हैं और उनका शोषण करते हैं, उनके विरुद्ध लगातार पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयां की हैं। इसमें 2-3 धाराओं में मुख्यतः सूदखोरी अधिनियम, और मुख्य तौर पर इसके अंतर्गत जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स है जिनके पास इस तरह का कोई लाइसेंस नहीं है और जिनके पास इस तरह की वैधता न होने के बावजूद भी बहुत ऊंचे दामों पर लोगों को शोषण करते हैं, उनको चिन्हित किया गया है, और इसमें लगातार कार्रवाइयां सुनिश्चित की गई हैं। भोपाल में कर्ज से एक ही परिवार के 5 सदस्यों की आत्महत्या की घटना के बाद सूदखोरों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जहां भी पुलिस को सूदखोरों की शिकायतें मिल रही हैं, ऐसे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सवाल ये उठता है कि क्या कोई बड़ी घटना होने के बाद ही पुलिस हमेशा हरकत में आती है और इस प्रकार से कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश में सूदखोरों का जाल किसी एक शहर में नहीं बल्कि शहर से लेकर गांव और मोहल्लों तक में फैला हुआ है। भोपाल का मामला सुर्खियों में आया तो फिर उसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में भी सूदखोरों की परत दर परत खुलने लगी है। और ऐसा ही एक मामला ग्वालियर जिले से भी सामने आया, जहां सूदखोरों से तंग आकर एक व्यापारी ने 3 मंजिला छत से डिप्रेशन में आकर छलांग लगा दी। व्यापारी की मौत हो गई। व्यापारी ने अपनी मौत से पहले शहर के कई बड़े नेताओं को चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उसने लिखा है, उसे और उसके परिवार को सूदखोरों से बचा लो। मुख्यमंत्री जी, मैं जिंदगी से जंग हार रहा हूँ। ब्याजखोर माफियाओं ने मेरा परिवार उजाड़ दिया है। ये सूदखोर नहीं बल्कि कसाई है। कन्हैया लाल के 3 पेज के सुसाइड नोट में बीते कई महीनों में सूदखोर की तरफ से जो प्रताड़ना दी गई है उसका जिक्र किया है। 23 फरवरी 2021 को ग्वालियर के पान कारोबारी कन्हैया लाल राठौर ने सूदखोरों की धमकी से तंग आकर 3 मंजिला इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली थी।
लेकिन मौत को गले लगाने से पहले सुसाइड नोट में 13 सूदखोरों के नाम का जिक्र किया था। सुसाइड नोट में मध्य प्रदेश के सीएम और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इंसाफ मांगा था। शहर के निम्बालकर की गोठ में रहने वाले कन्हैया लाल पान का कारोबार करते थे। बाड़े और अचलेश्वर के पास उनकी पान की दुकान है। पान के कारोबार में मुनाफा नहीं होने पर बेटे हिमांशु के नाम से लिक्विड लाइट मिनरल वाटर के नाम से काम शुरू किया। कन्हैया लाल ने अपनी गारंटी पर बेटे को 20 लाख रुपए का कर्ज दिलाया था। इस बीच कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, धंधा ठप हो गया और ब्याज बढ़ गया। उधारी की रकम करीब 28 लाख के आसपास पहुंच गई। सूदखोर लगातार धमकी दे रहे थे। रात के समय इस मामले को लेकर घर में भी विवाद हुआ था। सुबह बेटे दुकान पर चले गए, घर में सिर्फ महिलाएं थी। तभी कन्हैया लाल छत पर गए और तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। लॉकडाउन लग गया तो पूरा बाजार तो हिंदुस्तानी बंद था। तो 2-3 महीने में वो सबका जो है जिन से जो भी कुछ उनका लेन देन था ब्याज समेत देते रहे, भरते रहे। लेकिन लॉकडाउन के कारण जो सब स्थिति उनकी गड़बड़ हो गई तो उन्होंने फिर देना थोड़ा कम कर दिया। तो जो लोग परेशान करने लगे, उनको धमकी भरे फोन कॉल्स आने लगे। ये पुलिस ने पूरी CDR निकाली। मतलब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तब तक फोन आ रहे थे उनके फोन पे कि कहाँ गए, उनको बुला, उनको झूठ बोल रहे हो। आपने कहा जा भैया तू भी श्रद्धांजलि के 2 फूल डाल जा। मरने से पहले मृतक ने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें जिक्र किया गया कि कर्ज की काफी रकम चुकाने के बाद भी उनको सूदखोरों की ओर से धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से जीना मुश्किल हो गया है, इसलिए जान दे रहा हूँ। इस सुसाइड नोट में मृतक परिवार की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई गई थी। साथ ही सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी लिखी है। पुलिस ने 1 महीने बाद 13 सूदखोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सुसाइड नोट में सबके नाम लिखे हुए हैं जो उनको प्रताड़ित करते थे। पूरे 14 लोगों के जो है खिलाफ FIR हुई है। लेकिन FIR के बाद पुलिस ने FIR तो कर ली, वो भी 1 महीने बाद। उसके बावजूद ही पुलिस वाले कहने लगे कि हो सकता है तुमने धक्का दे दिया हो या कुछ नाम कम करवा लो। उनका प्रेशर ये था कि कुछ नाम कम करा लो। अब जो सुसाइड नोट में लिखा है उसके बावजूद हम नाम कैसे कम करा लें। आज भी सूदखोरों के जुल्मों को देखकर कन्हैया लाल राठौर की पत्नी भारती राठौर रो पड़ती हैं, क्योंकि सूदखोरों ने उसका मकान, 2 गाड़ियां समेत कई कीमती चीजों को आज भी अपने कब्जे में ले रखा है। लेकिन पुलिस ने आज तक उन पर कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में कन्हैया की पत्नी कहती है, ऐसे सूदखोरों को सरकार ऐसा सबक सिखाए जिससे फिर कोई पत्नी अपने पति को सूदखोरों के जुल्म से ना खोए। किसी का फोन आया था उनके मोबाइल पे, पर फोन उन्होंने उठाया है और फोन यहीं वहीं छोड़ के और फिर वो चले गए। फिर थोड़ी देर मैंने पता किया तो पता लगा कि वो वहाँ पे लटके हुए थे। उन्हें मेरे को कुछ जानकारी नहीं दी उन्होंने, वो अपने आप ही सब झेलते रहते थे। मेरा जबकि पूरा सोना चांदी मकान सब बेच दिया उन्होंने इसी चक्कर, वो तक मेरे को नहीं बताया। इन लोगों के चक्कर में ही बेचा है। ऐसा ही एक दूसरा मामला ग्वालियर के मुरार क्षेत्र के मुखर्जी नगर में रहने वाले राजू गुप्ता का है। राजू गुप्ता की पत्नी शशि गुप्ता ने सरकार से गुहार लगाई है, न्याय कीजिए वरना वो अपने परिवार के साथ सामूहिक आत्महत्या कर लेंगी। सूदखोरों से तंग आकर 31 जुलाई 2020 को राजू गुप्ता घर छोड़कर चले गए, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं पीड़ित शशि गुप्ता का बेटा समर आज अपने पिता को ढूंढने के लिए गुमशुदगी के पर्चे छपवाकर अपने पिता की तलाश में लगा हुआ है। सूदखोरों ने मेरे पति को इतना टॉर्चर कर दिया था कि 4 गुना पैसे देने के बाद भी बोलते थे ये तो ब्याज है, अभी पैसा देना बाकी है। उनको आए दिन टॉर्चर करते, मानसिक उनको प्रताड़ित करते और पैसे जिनसे लेने थे वो देते नहीं थे। इस वजह से वो इतना मानसिक संतुलन उनका खो गया था। सारे रिश्तेदारों में जाते और दूर दूर जाते, आधा घंटा 10 मिनट रुकते और वहाँ से वापस आ जाते। हमें पता चलता, फिर मैं उनको गुस्सा होती और इस वजह से इतना मानसिक उनका संतुलन खो गया था। इस वजह से वो 31 जुलाई 2020 को घर से गायब हो गए। शिवराज सरकार के सख्त रवैये के बाद अब ग्वालियर जिला पुलिस और प्रशासन एक साथ मिलकर सूदखोरों से निपटने के लिए एक सेल का गठन कर रही है, जिससे सूदखोरों के आतंक पर लगाम लगाई जा सके। मामले पर कलेक्टर का कहना है कि नए और पुराने मामलों की सुनवाई की जाएगी।
अभी सूदखोरों को लेकर हम विस्तृत स्ट्रेटजी बना रहे हैं। एक काउंटर बनाएंगे जहां पे कोई भी शिकायत कर सकता है और उसके बेस पे कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वो स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं। मतलब अभी ऐसा कोई ऐसा पर्टिकुलर मेरे पास नहीं है, परंतु अगर कोई भी सूदखोरी में किसी को परेशान करता है, कुछ भी करता है, जैसे ही हमें जानकारी मिलेगी हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर जिले में ब्याज में रकम देकर कर्जदार से कई गुना पैसा वसूलने की शिकायत आम है। हालांकि कोई इसकी शिकायत नहीं करता। इसके बाद भी जिले में सूदखोरी का अवैध धंधा व्यापक पैमाने पर फल फूल रहा है। साहूकारी का धंधा करने वाले लोग बिना लाइसेंस के सूद पर रकम देते हैं और गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर आजीवन उनसे अवैध रूप से ब्याज वसूल करते हैं। ऐसे लोगों ने वसूली के लिए अपराधियों को भी एजेंट रखा है, जो सूद पर उधार लेने वालों को डरा धमकाकर प्रताड़ित कर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। ब्याज और मूलधन की राशि समय पर नहीं लौटाने पर सूदखोर जमीन जायदाद सहित अन्य संपत्ति को गिरवी रख लेते हैं, जिसकी वजह से लोग खुदकुशी कर लेते हैं। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो प्रदेश सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद भी सूदखोरी की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही और यही वजह है कि सूदखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दरअसल सूदखोरी के मकड़जाल में फंसने के बाद जहां लोगों का जीना जितना मुश्किल हो जाता है, उतना ही मुश्किल उससे बाहर आना। जबलपुर में सूदखोरों के बढ़ते आतंक के कारण आए दिन कोई ना कोई परेशान होकर मौत को गले लगा रहा है। स्थिति यह है कि सूदखोर बेखौफ होकर जहां लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं, तो वहीं शिकायत के बाद भी पुलिस सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत तक नहीं उठा रही, जिसका फायदा सूदखोर जमकर उठा रहे हैं। जबलपुर के उखरी चौक इलाके में ऋतु फैशन के नाम से कपड़े की दुकान चलाने वाली ऋतु पाठक का कोरोना संक्रमण की वजह से कारोबार ठप हो गया, जिसके कारण उसे कारोबार के सिलसिले में अलग अलग लोगों से पैसे उधार लेने पड़े। लेकिन मूलधन के साथ ब्याज चुकाने के बावजूद भी सूदखोर और पैसे मांग रहे हैं और पैसे न देने पर लगातार धमकी देने का काम कर रहे हैं, जिससे परेशान ऋतु ने सूदखोरों के खिलाफ कर्ज के बदले 2 गुना रुपए से ज्यादा वसूली किए जाने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। अभी भी हमें कई लोग फोन करके प्रताड़ित कर रहे हैं कि आपने पैसा नहीं दिए तो हम आपके घर पे आकर ऐसे बेइज्जती करेंगे, मोहल्ले में आकर बेइज्जती करेंगे। मतलब रोज हमारा जीना हराम है कि रोज किसी न किसी के फोन आते ही रहते हैं कि हमें पैसे चाहिए। ब्याज भी दे चुके, अपन अच्छे से चुका चुके, उसके बाद भी हमें प्रताड़ित अभी भी कर रही है। सूदखोरी के आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 1 साल में करीब 28 मामले आए। 5 मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। सूदखोर किंग महादेव पहलवान को गिरफ्तार किया गया। महादेव पहलवान ने अपनी एक पूरी गैंग बना रखी थी, जो ब्याज में अपना पैसा चलाते थे। कुल मिलाकर के हम समय समय पे ये कैंप भी लगाते हैं, अनाउंसमेंट भी कराते हैं और पिछले कुछ दिनों में हमने एक अपने सर्वे भी कराया था अपने थानों में कितनी शिकायतें हैं। उनका संज्ञान लेने पर पिछले 3 दिवस में हमने 6 FIR जो है अभी सूदखोरी में करी है, जिसमें कि मुख्यतः लॉर्डगंज, रांझी, ओमती, गोरखपुर यहाँ पे कायमियाँ हुई हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जबलपुर पुलिस पूरी सख्त है सूदखोरों के विरुद्ध और बिना लाइसेंस के अगर ऐसे कोई सूदखोरी करता है और लोगों को परेशान करता है तो उसके विरुद्ध हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। पिछले कुछ महीनों में सूदखोरों से त्रस्त होकर आत्महत्या की घटनाएं सामने आई थी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस इस दिशा में कदम उठाने की बात भी कह रही है। जरूरतमंदों को यदि बैंक वक्त पर लोन दे तो शायद सूदखोरों के जाल में कोई न फंसे, लेकिन लंबी कागजी कार्रवाई और पहुंच वालों को ही लोन दिए जाने से सूदखोरी खत्म होने की जगह और पनपती जा रही है, जिसका फायदा ये सूदखोर जमकर उठा रहे हैं। अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतने। खबरों का अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।